मेडिसिनल केमिस्ट्री बी फार्मा 5th सेमेस्टर और उसमें कुल है 3 चैप्टर। चैप्टर नंबर 1 था एंटी एंजाइनल ड्रग जो हमने खत्म कर लिया है। चैप्टर नंबर 2 है डायरेटिक्स एजेंट और चैप्टर नंबर 3 है एंटी हाइपरटेंसिव। तो आज स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में लेक्चर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 डायरेटिक्स एजेंट्स की हम लोग बात करेंगे। क्योंकि ये चैप्टर भी ऐसा है जो कि आपने फार्माकोलॉजी में पढ़ लिया। मैंने बताया कि कोलॉजी मेडिसिन क्या है, मौसेरे भाई है, लगभग चीजें मैच करती है, सब कुछ है, बस कोलॉजी में हमको सार नहीं पढ़ना है, सिंथेसिस नहीं पढ़ना, जो कि हमको मेडिसिन में पढ़ना है। तो इस क्लास में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, कैसे बात करने वाले हैं। आज का टॉपिक है डायरेटिक्स एजेंट। तो सबसे पहली बात कि क्या होते हैं डायरेटिक्स, मैंने आपको कोलॉजी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। क्या होता है कि आपकी यूरिन के वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं। क्यों इंक्रीज करते हैं? पहला, कोई टॉक्सिक सब्सटेंस बॉडी के अंदर उसको रिमूव करना है, स्टोन की प्रॉब्लम है उसको दूर करना है, बॉडी में एक्यूमुलेट हो गया है फ्लूइड उसको दूर करना है, कुछ पॉइजनस चीज खा लिया है इसको रिमूव करना है। तो उसके लिए डायरेटिक्स एजेंट यूज करते हैं ताकि ब्लड प्रेशर को घटा के यूरिन के लेवल को बढ़ाया जाता है। तो अब क्या करते हैं कि देखिए इस क्लास में पहला टॉपिक पढ़ना है क्या, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन क्या होता है मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और आपने कोलॉजी में उसका नोट्स भी बनाया है। तो आप कोलॉजी वाला बिल्कुल सेम इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पे लिखना है। तो इट मींस आपको लिखना भी नहीं है, आप डायरेक्ट क्या करेंगे यहाँ आगे लिखेंगे ब्रैकेट में फ्रॉम कोलॉजी और वहां से जाके पढ़ लेंगे। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप इसमें जाके यहाँ पे लिख लेंगे। बाकी नोट्स आपको मैं वेबसाइट पे दूंगा तो उसमें ऑलरेडी सब कुछ मैटर पहले से ही रहेगा। दूसरा, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। कहां पे याद कीजिए, एचएपी पे। नेफ्रॉन स्ट्रक्चर याद है क्या है, वोमेन कैप्सूल, पीसीटी लूपोफिले, असेंडिंग डिसेंडिंग, करेक्टिव ट्यूब्यूल, अफरेंट आर्टरी था ना। तो पूरा स्ट्रक्चर कौन कौन से पार्ट होते हैं मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, अगर याद होगा। यानी कोलॉजी बताया था कि साइट 1 कहां है, साइट 2 कहां है, साइट 3 कहां है, साइट 4 क्या है, वो स्ट्रक्चर आपको बना के उसके सारे पार्ट के बारे में लिखना है। कभी-कभी एग्जाम में पूछ लेता है। यूरिन फॉर्मेशन आपको पता है 3 प्रोसेस होते हैं, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन और सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद क्या होता है, ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है और एक क्या होता है प्रोसेस कौन सा है बताइए, अल्ट्राफिल्ट्रेशन पहला प्रोसेस। सॉरी, तो ये आपका क्या है पूरा का पूरा 3 प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस भी ऑलरेडी मैंने आपको कोलॉजी में पढ़ाया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, मुद्दे की बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन भी डिक्टो सेम है। आप चाहे अगर कोलॉजी वाला याद करना तो मैंने बताया था कि क्लासिफिकेशन मैंने आपको बहुत डिटेल समझाया था कि क्या था क्लासिफिकेशन में दोस्तों, कि हाई सीलिंग, लो सीलिंग और मीडियम। मैंने बताया था कि जो तीनों आयंस को रोकता है, ज्यादा काम करता है, साइट 2 पे काम करता है, वो हाई सीलिंग है, हाई एफिकेसी। जो बाकी दो आयन को रोकता है वो मीडियम एफिकेसी और सिर्फ किसी एक आयन को रोकता है वो लो एफिकेसी। तो उस क्लासिफिकेशन को अगर आपको कोलॉजी वाला याद है, आप यहां लिख दोगे तो नंबर आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे। हाँ, बस एक चीज ध्यान दीजिएगा कि कुछ ड्रग के स्ट्रक्चर बनाने से, और अगर मेडिसिनल का क्लासिफिकेशन आप अलग से लिखना चाहते हैं तो ये 3 क्लासिफिकेशन में ड्रग लिखिएगा। और बेसिकली आपके सिलेबस में जो आपको पढ़ना है वो हाई एफिकेसी डायरेटिक्स को पढ़ना है। और हाई एफिकेसी डायरेटिक्स को मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम लोगों ने 10 क्लास में बांटा है और वो 10 क्लास जो है वो अलग अलग लेक्चर्स है। यानी एक क्लास में एक ड्रग का सार, उसकी सिंथेसिस और उसकी डिटेल्स और उसके क्लासिफिकेशन के, उसके ड्रग्स के एग्जांपल सब कुछ हमको बारी-बारी से पढ़ना है। तो वो ड्रग कैटेगरी कौन-कौन सी है? पहला है वाटर एंड ऑस्मोटिक एजेंट, दूसरा है एसिडिफाइंग एजेंट, तीसरा है मर्क्यूरल्स, चौथा है फिनॉक्सी एसिटिक एसिड एजेंट्स, पांचवा है ज़ैंथीन्स, छठवा है इनहिबिटर्स ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम्स, ये इनहिबिटर्स होते हैं, सातवां है बेंजोथायाजीन्स, आठवां है सल्फामोइल बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव, ठीक है, नौवां है पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक्स और 10वां है यूरिकोसेरीन डाययूरेटिक्स। इन सब के बारे में मैंने आपको कोलॉजी के नोट्स में ऑलरेडी दिखाया हुआ है सब कुछ। लेकिन क्योंकि अब इसके अंदर हमको थोड़ा सा स्ट्रक्चर पढ़ना है, ड्रग्स के एग्जांपल विद क्लासिफिकेशन पढ़ना है, उसके अंदर कौन से पार्ट पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, फिर उसका मोड ऑफ एक्शन पढ़ना है और उसकी थोड़ी सी सार पढ़ना है। तो जिसका कैटेगरी का सार होगा वो हम सार पढ़ाएंगे। तो इस लेक्चर में बाकी वाला पोर्शन, यहाँ तक आपका पोर्शन आप कोलॉजी से लिख लीजिए। ये वाला जो पोर्शन में क्लासेस लेने जा रहा हूँ कंटिन्यू करूंगा इसके आगे और इन सबको हम बारी-बारी से डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। हमारा पहला ट्रेड है वाटर एंड ऑस्मोटिक एजेंट, ये आप पहले लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में क्लासिफिकेशन करके। और हम स्टार्ट करेंगे पहला वाटर एंड ऑस्मोटिक एजेंट। दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ डाययूरेटिक्स ड्रग। ठीक है, हमारा जो पहला क्लासिफिकेशन के हिसाब से जो पहली ड्रग है वो है वाटर एंड ऑस्मोटिक एजेंट्स। तो वाटर और ऑस्मोटिक एजेंट्स की बात करेंगे तो क्या पढ़ना है, अगर आपसे एग्जाम में शॉर्ट नोट पूछेगा तो इसका डेफिनेशन, इसका मोड ऑफ एक्शन और इसके कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, बस इतना ही आपको लिखना है। तो हेडिंग है वाटर एंड ऑस्मोटिक एजेंट्स। तो आपको पता है क्या होता है, देखिए हमारे बॉडी में जब फ्लूइड का एक्युमुलेशन होता है, आपको पता है जब बॉडी में फ्लूइड का एक्युमुलेशन होता है तो
उस बीमारी को कहते हैं क्या, एडिमा। ओके, दिस इज कॉल्ड एडिमा। क्या होता है, हमारे इस लोअर लिम्स में, हाथ पैर में सूजन आ जाती है, तो उस केस में क्या होता है, उसमें वाटर और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, डिपॉजिट हो जाता है। और जब भी हम डायूरेटिक्स देते हैं, और डायूरेटिक्स में क्या होता है कि यूरिन का वॉल्यूम बढ़ता है, तो जब यूरिन का वॉल्यूम बढ़ता है तो उसमें वाटर के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी जो हमारे बॉडी के एसेंशियल होते हैं वो यूरिन के साथ निकल जाते हैं। तो उस केस में थोड़ा सा बॉडी का लॉस भी है। लेकिन अगर हम वाटर एंड ऑस्मोटिक एजेंट यूज करते हैं तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि ये सबसे चीप है, इजी है, और दूसरा सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि इससे सिर्फ वाटर ही यूरिन से बाहर निकलता है, इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी से रिमूव नहीं होते हैं, यानी इलेक्ट्रोलाइट का लॉस नहीं होता। ठीक है, तो वाटर एंड ऑस्मोटिक एजेंट्स में क्या होते हैं, ऑस्मोटिक सॉल्ट्स होते हैं, जो बेसिकली क्या करते हैं, जब हम उसको लेते हैं तो हमारी बॉडी में जाके वो हमारे ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर यानी ऑस्मोलैरिटी को बढ़ाते हैं, जिससे क्या होता है हमारे आपके इलेक्ट्रॉन में जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन है वो थोड़ा सा स्टॉप हो जाता है। और जब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन स्टॉप हो जाएगा तो वाटर कंसंट्रेशन यूरिन में बढ़ेगा और वो हमारी यूरिन में यूरिन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। दिस इज कॉल्ड डायूरेटिक्स। ओके, इसमें क्या लिख सकते हैं कि ऑस्मोटिक वाटर एंड ऑस्मोटिक एजेंट्स basically removes the water content but not the electrolytes from the body. ठीक है, in edema condition there is a accumulation of water and fluids in the limbs, and by the using of this osmotic and diuretic agent, osmotic and water diuretic agent, only water removes from the body. ठीक है, इसीलिए नेक्स्ट पॉइंट, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि when the osmotic agents are low molecular weight compounds, example mannitol, sorbitol, when they are given they increase the osmolarity in the urine and increase the and stop the reabsorption of the water, only water from the nephron, so the volume of the urine is increased। बस 4-6 लाइन आपको लिखना है, ये उसका मोड ऑफ एक्शन। अब उसके एग्जांपल की बात हम डिस्कस कर ले, तो उसके एग्जांपल में कुछ एग्जांपल आप सामने, जैसे कि मेरासेलिन है, मर्क्यूरोफिलिन है, मर्केप्टोमेरिन है, आपका ये क्लोरमेरोडिन है, और मेथोसाइलिन है, और मिराडिराइलिन है। ठीक है, मिरालोराइड है। तो इसमें क्या है, कुछ एग्जांपल, इसके स्ट्रक्चर आपको याद करने, कैसे याद करने, देखिए एक इसका कॉमन बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग ऑर्गेनोमर्क्यूरल्स कहते हैं। क्यों कहते हैं ऑर्गेनोमर्क्यूरल्स, क्योंकि इसके एक एंड में मर्क्यूरी ग्रुप लगा हुआ है Hg, और इसके जो में X ग्रुप है, इस X जगह पे कुछ भी अलग अलग स्ट्रक्चर हो सकते हैं, और इसके स्ट्रक्चर में आपको दूसरे साइड में क्या दिख रहा है, RCONH, यानी दिस इज द एमाइड ग्रुप। ये एमाइड ग्रुप ऑर्गेनिक होता है, इसलिए इसको ऑर्गेनो बोल रहे हैं। बीच में कार्बन की चेन है, और नीचे यहाँ पे एक तरह से आपके एथॉक्सी ग्रुप हो सकता है, O के साथ R है, जहाँ पे बेसिकली मेथिल या लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है, और स्ट्रक्चर बना के आपको एग्जांपल लिखना है। तो पहला एग्जांपल है मेरासेलिन। देखिए मेरासेलिन के स्ट्रक्चर की सबसे कॉमन बात करें तो यहाँ O के साथ CH3 है, यानी R1 की जगह हम यहाँ पे CH3 लिख सकते हैं। आप स्ट्रक्चर कॉपी बनाइएगा, जहां पे X है वहां पे थियोफाइलिन ग्रुप लगेगा, और इसके साथ साथ देखा जाए R की जगह पे यहाँ पे ये आपका बेंजीन रिंग के साथ क्या लगेगा, CH2COON। ठीक है, ये हमारा एक बड़ा सा ग्रुप है। तो ये ग्रुप आप यहाँ पे लगा करके स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जिसका नाम हो जाएगा मेरासेलिन। तो आप चाहे तो टेबल बना के स्ट्रक्चर बना सकते हैं, या आप अलग अलग स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। हर बार आपको R1 और X को चेंज करना है। इसे दूसरा ड्रग हमारा मर्क्यूरोफाइलिन। तो मर्क्यूरोफाइलिन में इस R की जगह पे ये रिंग हमारा होगा। ठीक है, इस रिंग में क्या है, देखिए CH3 और COON कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और यहाँ पे R1 की जगह पे CH3 हो जाएगा, और H जगह पे क्या होगा, अगेन थियोफाइलिन रिंग। ठीक है, तीसरी बात करते हैं मर्केप्टोमेरिन की। मर्केप्टोमेरिन में फिर सेम स्ट्रक्चर होगा, R की जगह पे R1 की जगह पे फिर CH3 होगा, और इस बार X की जगह पे क्या होगा, SCH2COH। ठीक है, थायोएसिटिक एसिड ग्रुप यहाँ पे लगेगा। तो आपको इसी तरह से बारी बारी टेबल के वाइज स्ट्रक्चर बनाना है अपनी कॉपी में एग्जांपल के साथ। स्ट्रक्चर जरूर मेडिसिन केमिस्ट्री याद करना जरूरी होता है। अगला है क्लोरोमेरोडिन। तो क्लोरोमेरोडिन में सिर्फ क्या हो रहा है, आप देखिए स्ट्रक्चर, यहाँ पे NH2 ग्रुप लगेगा, कहाँ पे, R की जगह पे, यहाँ पे NH2 ग्रुप है, R जगह CH3 ग्रुप है, और X जगह पे क्या है, फिर से थायोएसिटिक एसिड, यानी आप देख सकते हैं, सॉरी क्लोरीन ग्रुप है यहाँ पे। ठीक है, Cl ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है। अगला बात करेंगे हम लोग मेरेथोजाइलिन। ठीक है, MERETHOXYLIN, मेरेथोजाइलिन में यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर भी लगा है। इस बार ये रिंग आपको लगानी है, बड़ी सी रिंग आपको दिख रही है। उसके बाद R के यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये प्रोपॉक्सी ग्रुप लगा, CH3 CH2 OCH3, और उसके साथ साथ यहाँ पे क्या OH लगेगा X जगह पे। बस स्ट्रक्चर बनाइएगा। द लास्ट वन इज द मर्क्यूलोराइड। तो मेरेलोराइड है, मेरेलोराइड, इसमें क्या है, सेम देखिए स्ट्रक्चर, NaOCE CH2 CH2 CONH, ये ग्रुप लगेगा R की जगह पे,
R1 की जगह CH3 और S जगह क्या रहेगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये स्ट्रक्चर आपको याद करने होंगे एनी हाउ, एग्जाम के बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो आप बार बार स्ट्रक्चर में अलग अलग ये नाम लिखते हुए या आप टेबल बना करके भी स्ट्रक्चर को याद कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला कंपाउंड जो था ऑस्मोटिक एंड वाटर एजेंट्स। हम बात करेंगे दूसरे एसिटिक एसिड यानी एसिडिफाइंग एजेंट की बात करेंगे और उसके डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन है एसिडिफाइंग एजेंट्स। इसमें क्या लिखना है, इसमें 4 लाइन लिखनी है, कोई क्लासिफिकेशन नहीं, कोई बातें नहीं है। इसमें बेसिकली कौन सा ड्रग यूज करते हैं, इसमें हम लोग अमोनिया का सॉल्ट यूज करते हैं, जैसे अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट या कुछ कैल्शियम क्लोराइड और लाइसिन मोनोहाइड्रोक्लोराइड। ये 4 ड्रग होती हैं जो बेसिकली एसिडिफाइंग एजेंट ड्रग की तरह यूज होती है फॉर द डायबिटिक्स की तरह। ठीक है, तो कैसे काम करते हैं, इसका काम करने का तरीका क्या है कि जब आप ये ड्रग्स लेते हैं और ये लेने के बाद क्या करना, ओवरऑल काम क्या करना डायबिटिक्स का। और कैसे करेंगे डायबिटिक्स का काम, ब्लड यूरिन के वॉल्यूम को बढ़ाएंगे। और कैसे बढ़ाएंगे, यूरिन के वॉल्यूम को आयंस की संख्या बढ़ाकर, वाटर कंसंट्रेशन बढ़ाकर, किसी तरह से यूरिन के वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे। कैसे काम करते हैं ये लोग कि जब भी अमोनिया कंपाउंड को या अमोनियम सॉल्ट कंपाउंड को हम लोग खाते हैं, इंटेक करते हैं, तो ये कहाँ जाते हैं, हमारे लीवर में। कहाँ जाते हैं, लीवर में। और लीवर में इनका मेटाबॉलिज्म होता है और ये यूरिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। कैसे होते हैं, ये बेसिकली वहां पे जो आपके अमोनियम कंपाउंड होते हैं वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर के इसके 2 मॉलिक्यूल ये NH2CO NH2 यानी यूरिया का निर्माण करते हैं। और जब हमारे लीवर के अंदर यूरिया का फॉर्मेशन होता है तो वो एक्सक्रीट आउट होकर जब हमारे कहां पहुंचता है, किडनी में यानी फिल्ट्रेट में। तो हमारी बॉडी में यूरिया के क्योंकि यूरिया को एक्सक्रीट करने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में हमको इसके लेवल, क्योंकि ये इस यूरिया के बनने से हमें इसको बैलेंस करने के लिए इसके कंसंट्रेशन को हमारा जो किडनी है वो इसके साथ साथ भी क्लोराइड का, सोडियम आयन का और वाटर का भी रिलीज बढ़ा देता है, यानी इसका रीएब्जॉर्प्शन घटेगा। क्लोराइड, सोडियम और वाटर का कह सकते हैं कि ट्यूबुलर सेक्रेशन इंक्रीज होगा। और यूरिन में यूरिया के साथ साथ इसका क्लोराइड आयन, सोडियम आयन और वाटर कंसंट्रेशन भी बढ़ने लगता है यूरिया को बैलेंस करने के लिए, जिससे ऑटोमेटिक यूरिन का वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये सिंपल ड्रग्स हैं जो डायबिटिक्स का काम करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से ड्रग्स होते हैं आप यहां से लिख लेंगे। एसिडिफाइंग एजेंट क्या लिखेंगे कि बेसिकली दे आर इन द एसिडिफाइंग एजेंट बेसिकली द सॉल्ट ऑफ अमोनियम and calcium are used. For example, ammonium chloride, ammonium nitrate, calcium chloride and L-lysine monohydrochloride drugs. ठीक है, when these drugs are given, they goes into the liver and the ammonium salt is converted into the urea. ठीक है, and for the excretion of urea, large amount of water and some amount of sodium ion and chloride ion is also required. So the concentration of water, sodium ion and chloride ion is increased in the urine. That's why the urine volume is increased and this helps in the diuresis. ये सिंपल सा वर्ड आपको लिखना है एसिडिफाइंग एजेंट। तीसरा है ऑर्गेनोमोलिक्यूल्स, सेम कहानी है जैसे मैंने इसके पहले बताया। और चौथा क्लासिफिकेशन है फिनॉक्सी एसिटिक एसिड वाली। तो उस फिनॉक्सी एसिटिक एसिड ड्रग को हम लोग डिस्कस शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि उसका सार भी पढ़ना है और बाकी चीजें पढ़नी है। तब तक आगे की मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।